नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज से हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के एक इजी चैप्टर है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इससे क्वेश्चन अटेंड हो सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो देखते हैं कि इन क्वेश्चन में किस तरह के कंसेप्ट आते हैं और अपने आप को इवेल्युएट भी करना है कि मैं कितना जानता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट इंटरफेस। तो यानी वो प्रोसेस जहां पर दो अलग अलग फेज होती है वहां पर इंटरफेस बनती है, लेकिन ऐसी प्रोसेस जहां पर दोनों फेज एक जैसी होती है वहां पर कोई फेज नहीं बनेगी। अब पहला देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर सॉलिड भी है लिक्विड भी है, तो दो फेज है। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, अगेन दो फेज है। कोरोजन में भी दो फेज है, लेकिन होमोजेनस कैटालाइसिस में दो फेज एक जैसी होती है, या तो लिक्विड लिक्विड या तो गैसेस गैसेस। तो आंसर हो गया 3। 2, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो देखिए बच्चों, जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पर जो डेल्टा जी है यानी गिब्स फ्री एनर्जी है वो जीरो होगी, और जब गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होती है तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है टी डेल्टा एस। एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी और जो टी डेल्टा एस है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बच्चों आंसर हो गया बी, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑर्बिटेन। अभी डिस्कस किया था, इंटरफेस दो सिमिलर फिजिकल स्टेट के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आंसर हो गया गैस एंड गैस फेस। 4, द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर। तो ये दोनों चीजों को डिफाइन करता है, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एडसॉर्प्शन। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस इंक्रीज विथ। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी, तो वो गैस किसी सरफेस पर इजीली अटैच्ड नहीं हो पाएगी। तो जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा वो तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर आप कम रखोगे। तो बच्चों फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कम टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो आंसर हो गया बी, इन द डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज इंक्रीज विद। तो सारी चीजें हम देख लेते हैं। पहला, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन सॉल्यूशन। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। दूसरा, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर आप सरफेस एरिया को कम करते हो तो एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। तीसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट, द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन द सॉल्यूशन। तो एड्सॉर्बेट अगर कम कर दोगे तो एड्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम एड्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं यानी किसी सरफेस पर कोई गैस मॉलिक्यूल आके अटैच्ड हो रहा है, तो बच्चों क्या होगा, जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि रैंडमनेस कम हो रही है। और एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। अब एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो है 0 से कम होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों चीजें नेगेटिव आएंगी तो जो हमारा डेल्टा जी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये और ये सही है, लेकिन बच्चों जो टेम्परेचर है वो 0 से ज्यादा नहीं होता यानी पॉजिटिव नहीं होता है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। तो आंसर हो गया ए। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अभी हमने डिस्कस किया था, हाई प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, नेगेटिव डेल्टा एच पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, यानी
धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आंसर हो गया 4। और तीसरा देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्लियर। 9, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस स्पीसीज मे चेंज टू केमिकल एड्सॉर्प्शन विद। तो हमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है, क्योंकि यहां पर गैस सिंपली वंडरवाल फोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल से अटैच्ड होती है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना होता है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको इंक्रीज करनी होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया बी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तभी जाके फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में चेंज होगा। 10, इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन adsorbent does not show specificity for any particular gas because फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स काम करता है, यानी दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वह वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसके लिए किसी भी स्पेसिफिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। हर कोई गैस हर किसी एड्सॉर्बेंट के साथ इजिली अटैच्ड हो सकती है। तो आंसर हो गया ए। 11, Which of the following is an example of absorption? तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का सरफेस से पार हो जाना और अंदर पहुंच जाना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और जबकि एड्सॉर्प्शन की बात करें तो केवल सरफेस पर ही वो अटैच्ड रहेगा। तो बच्चों देखो, पहला है वाटर इन सिलिका जेल। सिलिका जेल एक तरह का एड्सॉर्बेंट है और वाटर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो ये एड्सॉर्प्शन है। वाटर इन कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम क्लोराइड एक पाउडर होता है और वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तीसरा देखो, निकल, निकल मेटल है और इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, और चौथा मेटल सरफेस है, तो जहां पर सरफेस हो इसका मतलब वहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर एक टेबल दी है, अलग अलग गैस दे रखी है और साथ में उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी दे रखा है। क्या पूछा है, based on the data given below predict which of the following gas show least adsorption on definite amount of charcoal। अब देखिए, यहां पर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, तो अगर बच्चों किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो जो गैस है वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, और जब गैस इजिली लिक्विफाई हो जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो गैस है वो आसानी से उस सरफेस पर अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। तो आंसर हो गया 4H2। तो क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 का ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, SO2 का और ज्यादा है, एड्सॉर्प्शन और ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बढ़ने से एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हेट्रोजीनस कैटालिसिस इज इन्वॉल्व। हेट्रोजीनस कैटालिसिस मतलब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट अलग होगी और जो कैटालिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट अलग होगी। अब देखो, फर्स्ट में SO2, O2 और SO3 ये तीनों गैस है, लेकिन जो V2O5 है वो सॉलिड है, तो ये हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हुआ, ये ठीक है। दूसरा, ये गैस, ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये होमोजीनस का एग्जाम्पल हुआ। तीसरा, N2H2 गैस, अमोनिया गैस, लेकिन आयरन सॉलिड, तो ये हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हुआ। और यहां पर देखें, इथाइल एसीटेट ये लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, होमोजेनस का एग्जांपल हुआ। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर हो गया फर्स्ट। 14, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन सोप इन वाटर सोप बिहेव एज। तो जो सोप होते हैं
वो जब वाटर के अंदर जाते हैं तो एक कंसंट्रेशन के ऊपर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं माइसेल्स। आपने देखा होगा माइसेल्स का इस तरह से, इट इज माइसेल्स, और माइसेल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कॉलोइडल रेंज में आता है। 15. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल। तो बच्चों जो पार्टिकल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं। पहला, एन एक्वा सोल्यूशन द सोप बिलो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। गलत। जो सोप के मॉलिक्यूल है वो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन के नीचे अलग अलग रहते हैं, यानी ये एसोसिएट नहीं होते हैं, तो कॉलोइडल पार्टिकल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर ये क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आते हैं तब जाके ये इस तरह से एक माइसेल्स बनाते हैं, जैसा हमने ऊपर अभी बनाया था, है ना, इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल है ये बड़ा हो जाता है और लाइट को आसानी से स्कैटर कर देता है, इसलिए आंसर हो गया बी। 16. द मेथड बाय विच लायोफोबिक सॉल कैन बी प्रोटेक्टेड। तो लायोफोबिक सॉल इस तरह का होता है और इसके चारों तरफ अगर हम लायोफिलिक सॉल की लेयर बना दें तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और इसको हम जो है गोल्ड नंबर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। 17. फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड टू द कॉलोइडल सॉल्यूशन बाय। तो मान लिया जाए हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है और इसमें हम कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की मिलाते हैं तो ये कॉलोइडल पार्टिकल में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। क्लियर। 18. Which of the following electrolyte will have maximum coagulating value for this salt? अब यहां पर पूछा है coagulating value। देखो बच्चों दो चीजें हमारे पास है, एक है coagulating power, एक होती है coagulating power और दूसरी होती है coagulating value। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जो कोगुलेटिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी, किसी आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करेगी, और जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम यूज होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों जो कोगुलेटिंग पावर है वो कोगुलेटिंग वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए होती है। ठीक, अब यहां पर हमें कोगुलेटिंग वैल्यू पूछा है। अब सबसे पहले पावर देखो, ये जो सॉल है वो पॉजिटिव सॉल है तो आपको नेगेटिव आयन चाहिए, तो यहां पर S2 माइनस है, यहां पर SO4 2 माइनस है, यहां पर Cl माइनस है और यहां पर PO4 3 माइनस है। ठीक है, 3 माइनस ऐसा लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी, जिस एनायन की वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सा एनायन है वो, ये PO4 3 माइनस। और सबसे कम पावर किसकी होगी, जिस पर नेगेटिव चार्ज कम है वो है Cl माइनस। तो वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी हो गई, तो आंसर हो गया 4। 19. ए कॉलोइडल सिस्टम हैविंग ए सॉलिड सब्सटेंस एज अ डिस्पर्स फेज एंड ए लिक्विड इन ए डिस्पर्जन मीडियम, इट इज क्लासिफाइड एज। तो यहां पर हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा सॉल। SO से सॉलिड और L से लिक्विड। 20. द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर इन कंपैरिजन टू दोज शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले कम होती है,
क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका नंबर कम होता है। तो बच्चों आंसर हो गया 4, दे आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पर डिपेंड करती है, न कि नेचर पर। 21, अरेंज द फॉलोइंग डायग्राम इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो ए बी सी डी ई 4 डायग्राम है। तो पहले क्या होगा, देखो बच्चों यहां पर ये कैटलिस्ट है और ए और बी दो कोई सब्सटेंस है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी दोनों इस कैटलिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ए वाला आना चाहिए पहले। अब अट्रैक्ट होंगे तो दोनों अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे, न कि दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले दोनों ही अलग अलग कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सेकंड पर आना चाहिए। अब जब दोनों बॉन्ड इस तरह करेंगे तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये तीसरे नंबर पर आना चाहिए। और तब क्या होगा, जब दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा तो ये डिटैच्ड हो जाएगा कैटलिस्ट से, इस तरह से डिटैच हो गया और कैटलिस्ट अलग हो गया और जो हमारा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में बदल गया। तो 1 2 3 और पहले ये आ गया 4, उसके बाद ये आना चाहिए 5। ठीक, अब कहां पर आ रहा है, ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट ए प्लेस वेयर रिवर्स मीट द सी। तो बच्चों इसका रीजन है कोगुलेशन। जो हमारे पास रिवर है उसमें कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, जैसे सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, ये सारे कोलोइडल पार्टिकल है। और जो सी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इस कोलोइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। तो आंसर हो गया 3। 23, which of the following curve in accordance with the Freundlich adsorption isotherm। अब यहां पर कर्व किसके बीच बन रहा है, log x/m और p के बीच। देखो log x/m और p के बीच। तो बच्चों आंसर हो गया ये सी वाला। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है, x/m इक्वल टू kp 1/n। ठीक, अब अगर आप x/m और p के बीच ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, ऐसा। यानी प्रेशर बढ़ने से x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। लेकिन जब इसको लॉग की फॉर्म में आप लिखोगे तो ये आता है log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। और यहां पर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये सिमिलर है, तो log x/m log p के बीच इस तरह का ग्राफ बनेगा और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पर जो स्लोप होगा वो 1/n होगा और जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, log k होगा। क्लियर। 24, which of the following process is not responsible for the presence of electric charge on the solid particle। तो ये हमारे पास कोई सॉल्व पार्टिकल है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आया, इसके लिए हम बात करेंगे। पहला, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय द सॉल्व पार्टिकल, ये ठीक है। दूसरा, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये भी ठीक है। लास्ट, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बच्चों, एड्सॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर होगी। 25, which of the following phenomenon applies to the process shown in the figure। तो यहां पे एक फिगर है, इधर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, बीच में इन्होंने भरा है चारकोल जो एडजॉर्बेंट है, और नीचे यहां पर जो सॉल्यूशन है वो शुगर का सॉल्यूशन है, लेकिन एक क्लियर सॉल्यूशन है। अब हुआ क्या बच्चों, जो हमारा चारकोल है उसके ऊपर शुगर का सॉल्यूशन जो कलर सॉल्यूशन है वो आ रहा है और नीचे सॉल्यूशन कलरलेस हो जा रहा है। इसका मतलब ये चारकोल जो है, जो कलरिंग एजेंट है उनको एड्सॉर्ब कर रहा है, तभी तो कलरलेस हुआ। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एड्सॉर्प्शन ऑफ कलरिंग एजेंट बाय द एनिमल चारकोल। 26, इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री alcohol are directly converted into the gasoline by passing
ओवरहीटेड विद द हेल्प ऑफ ZSM5। ये एक तरह का कैटलिस्ट है जो कि अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट इज नॉट ट्रू। पहला, एक कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन द कंपोजिशन एंड क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, एक कैटलिस्ट कैन इनिशिएट ए रिएक्शन, ये गलत है बच्चों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, वो केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है बस। तीसरा, एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी ठीक है। और चौथा, कैटलिस्ट आर समटाइम वेरी स्पेसिफिक इन रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। अब देखिए, सबसे पहले बटर। बटर तब बनता है जब कोई लिक्विड सॉलिड में आता है, लिक्विड को सॉलिड में डालने से बटर बनता है, ठीक। अच्छा, दूसरा है प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन इज ए फॉर्म ऑफ गैस इन सॉलिड, ठीक। अब मिल्क इमल्शन है, तो मिल्क लिक्विड को लिक्विड में डालने से बनता है, ठीक। लास्ट हो गया पेंट्स, यानी सॉलिड को लिक्विड में डालने से बनता है। तो बच्चों आंसर हो गया बी। 29 हार्डे-शुल्जे रूल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज ऑन द coagulation of the colloidal solution. According to this rule, coagulating power of the cations follow the order. तो जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी coagulating पावर उतनी ज्यादा होगी। तो 3, 2 और 1 आंसर हो गया सी। 30 colloidal gold is prepared by। अब जो हमारे पास गोल्ड का सॉल है वो एक तरह का लायोफोबिक सोल्ड है, लायोफोबिक। और लायोफोबिक को जो है ब्रैडीज आर्क मेथड से बनाया जाता है, क्योंकि ये आसानी से डिस्पर्जन मीडियम में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड से इनको बनाया जाता है। 31 हाउ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन द माइसेल्स आर अरेंज। तो माइसेल्स कब बनते हैं? जब हम सोप को वाटर में डालते हैं और एक सर्टेन कंसंट्रेशन के ऊपर माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो जो सोप है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, 2 पार्ट। तो ये है पोलर और ये है नॉन पोलर। तो जब इनका अरेंजमेंट माइसेल के अंदर होता है तो कैसा होता है? जो पोलर पार्ट होता है वो ऊपर होता है और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो नीचे होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से, ठीक। तो पोलर पार्ट आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर पार्ट इनर सरफेस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 32 A colloidal solution is subjected to electrical field. The particle move towards anode. The coagulation of same sol is using NaCl, BaCl2, AlCl3 solution. The correct order of their coagulating value should be. तो यहां पर सबसे पहले पता करो कि सॉल कौन सा है। तो वो सॉल जो है एनोड की तरफ जा रहा है, यानी उसमें नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव सॉल है, नेगेटिव सॉल है, तभी तो एनोड की तरफ गया। तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव आयन चाहिए उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब हार्डे-शुल्जे रूल ये बोलता है कि जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, लेकिन आपको कोगुलेटिंग वैल्यू पता करनी है। तो अगर हम पावर की बात करते हैं तो AlCl3 पहले आना चाहिए कि Al में 3+, Ba में 2+ और Na में 1+। लेकिन वैल्यू में क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, यानी Na, Ba और Al। आंसर हो जाएगा ए। 33 Which of the following is the most effective in causing coagulation of ferric hydroxide sol? जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है यानी FeOH का होल थ्राइस, वो एक तरह का पॉजिटिव सॉल होता है। और पॉजिटिव सॉल को कौन से आयन प्रेसिपिटेट करेंगे? नेगेटिव आयन। तो यहां पर नेगेटिव आयन है Cl-, यहां पर नेगेटिव आयन है SO4 -, यहां पर नेगेटिव आयन है NO3-, और यहां पर नेगेटिव आयन है FeCN6 कितने माइनस? 3-। अभी हमने हार्डे-शुल्जे रूल पढ़ा था, जितना ज्यादा वैलेंसी होगी प्रेसिपिटेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। तो आंसर हो गया डी। 34 Which of the following form cationic micelles above certain concentration? तो चेक करो किसके पास कैटायन है।
तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, सल्फेट यानी नेगेटिव, सोडियम एसीटेट COO Na नेगेटिव, यूरिया, यूरिया जो है नॉन आयनिक है NH2CO NH2। और जहां पर अमोनियम आए, अमोनियम हमेशा कैटायनिक टाइप के सोप बनाता है, तो बच्चों आंसर हो गया डी। लास्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का पॉजिटिव सॉल है, तो पॉजिटिव सॉल को कोगुलेशन करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर चेक कीजिए, यहां पर Cn-, यहां पर Cl-, यहां पर Cl-, यहां पर PO4 3-। तो जितना ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेशन उतना ज्यादा होगा, तो मोस्ट इफेक्टिव हो गया डी। क्लियर? तो ये था सरफेस केमिस्ट्री। कोई चीज समझ में नहीं आती है, कहीं कंफ्यूजन है, तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसका PDF और बाकी सारे क्वेश्चन का PDF मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।